हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं उस अध्याय को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जीव जनन किस प्रकार से करते हैं। तो पहला है इसमें जीव जनन कैसे करते हैं। जीव का मतलब मनुष्य या कोई भी जानवर हो सकता है जिसमें जीव होता है, जो सजीव होता है उसको कहेंगे जीव। जो श्वसन क्रिया कर सकता है, सांस ले सकता है, खाना खा सकता है, वृद्धि कर सकता है, वो होंगे जीव। जनन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें तो जैसे कुत्ता होता है और एक कुत्ती होती है, तो कुत्ता और कुत्ती आपस में मिलकर जो संबंध बनाते हैं और उसके बाद में जो उनकी संतान होती है वो बिल्कुल उनकी तरह ही, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं उनको कुत्तियाँ बोलते हैं, तो वो उनकी तरह ही दिखते हैं, उसको कहते हैं जनन। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली अपने बच्चे पैदा करेगी तो उसके बच्चे भी बिल्ली के जैसे ही होंगे, उसको भी कहेंगे जनन। तो एक होता है डीएनए। क्या होता है डीएनए? डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये 1 नंबर का, ये जो आपके 7 नंबर का चैप्टर है इसमें से आपके 7 नंबर का सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में। उसमें 1+1+2+3, एक 1 नंबर का आएगा, एक और 1 नंबर का आएगा, एक एमसीक्यू का आएगा, एक अति लघुरात्मक आएगा, 2 नंबर का लघुरात्मक आएगा और 3 नंबर का जो आएगा वो आपकी दीर्घ अनुपात, दीर्घ लघु अनुपात में। तो अब है आपके ये 7 नंबर का सवाल हो गया। अब डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए कैसे बनता है तो आपने कोशिका पढ़ा होगा। कोशिका से क्या बनता है? केंद्रक बनता है। कोशिका से केंद्रक बनता है और केंद्रक से क्या बनता है? डीएनए। और डीएनए जो होता है वो मनुष्य में अपने अंदर जीन के रूप में पाया जाता है। किस प्रकार से? जीन के रूप में, यानी जीन के फॉर्म में। डीएनए इस प्रकार से होता है, ये इसका मैंने डायग्राम बनाया है। इस प्रकार से वो चलता रहता है, इस फॉर्म में चलता है। ठीक है। अब डीएनए अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक का का मतलब होता है कि अपने जो माता पिता होते हैं उनके जो बच्चे होंगे वो भी उनके जैसे ही होंगे। आनुवांशिक गुण का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है। अणुओं में आनुवांशिक गुणों का क्या होता है? संदेश होता है, जो जनक से अगली पीढ़ी में जाता है। अनुवांशिक यानी माता और पिता से जनक से अगली पीढ़ी में जाता है, यानी जनक का मतलब माता या पिता, उनके द्वारा अगली पीढ़ी में, उनके संतान के अंदर जाता है, अगली पीढ़ी में जाता है। जैसे अपने माता पिता है तो माता पिता के जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल उनकी तरह नहीं दिखेंगे, बिल्कुल उनकी फोटोकॉपी नहीं होंगी, लेकिन जो माता पिता यानी कि जो मनुष्य है उनके जो संतान होगी वो भी मनुष्य ही होगी। तो उनके जो बच्चे होंगे उनके कुछ गुण तो माता के होंगे, कुछ गुण पिता के होंगे। तो दोनों ही मिलकर फिर वो क्या करेंगे? संतान की उत्पत्ति करेंगे और उन्हीं को कहेंगे आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से अगली पीढ़ी में जाता है। डीएनए की प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। प्रतिकृति का बनना ही जनन का क्या है? मूल घटना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब होता है जनन। अगर अपन बात करें जनन की, जनन क्या होता है तो जनन किसी भी जीव के द्वारा संतति उत्पन्न करना, अपने ही समान क्या करना? संतति है का मतलब होता है संतान की उत्पत्ति करना। किसी भी जीव के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करना। संतति का मतलब होता है संतान। क्या होता है? संतान। तो किसी भी जीव के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करना संतान कहलाता है, जनन कहलाता। सॉरी, किसी भी जीव के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब अपन बात करें कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन सामान्य रूप से 2 प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा मिलके
जो जनन करते हैं वो कहलाता है लैंगिक जनन, नर और मादा। नर और मादा, जैसे ये नर है, ठीक है, और ये है मादा। तो ये दोनों आपस में मिलकर जो जनन क्रिया करेंगे उसको कहेंगे जनन। और वो जनन क्रिया किस प्रकार की होगी? लैंगिक जनन। और ये लैंगिक जनन जो है वो उच्च वर्ग में पाया जाता है। एक होता है अलैंगिक जनन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि जनन क्यों आवश्यक है। जैसे अपने एक पाठ पढ़ा था जैव प्रकरण, विज्ञान के अंदर एक पाठ है जैव प्रकरण। जैव प्रकरण यानी कि मनुष्य के विकास के लिए या मनुष्य के जीवित रहने के लिए उसको पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर मान लो ये सब बातें, मतलब ये सब आवश्यक वस्तुएं अगर मनुष्य को मिल जाती है तो वो बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। यानी जीवित रहने के लिए उसको पोषण भी चाहिए, श्वसन भी चाहिए, उत्सर्जन भी चाहिए और परिसंचरण भी चाहिए। और जनन, जनन की बात करें मतलब कोई भी व्यक्ति है, जैसे नर है, नर को अगर ये सब बातें, ये सब वस्तुएं मिल गई, अगर भले ही उसकी शादी नहीं हुई लेकिन फिर भी वो बहुत दिनों तक, यानी कि बहुत से आपने गाँवों में देखे होंगे जिनकी शादी नहीं होते, बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं, खा पी के अष्टपुष्ट रहते हैं, फिर भी वो जीवित रहते हैं। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि जीने के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब अपना पॉइंट ये है कि जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन इसलिए आवश्यक है कि अपनी जो स्पीसीज का मतलब होता है कि प्रजाति, धरती पर अपनी पीढ़ी को कायम रखने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं जनन क्रिया, ठीक है। इसके लिए भी जनन आवश्यक है। यानी जब अपनी मृत्यु हो जाएगी तो अगर अपन जनन क्रिया करेंगे तो अपनी जो संतान होगी वो इस धरती पे कायम रहेगी। यानी अपना अस्तित्व इस धरती पर कायम रखने के लिए अपन क्या करते हैं? जनन करते हैं, ताकि अपन यहाँ से इस धरती को छोड़ के भी जाएंगे तो अपनी जो संतान होगी वो इस धरती पे रहेगी और अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए जनन की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं जनन क्यों आवश्यक है। मान लो कि एक ऑर्डर आ गया कि इस धरती पे कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस धरती का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो धरती पर अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, नर और मादा मिलकर जो क्रिया करते हैं उसको कहेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जीवों का मतलब नर और मादा की भागीदारी होती है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से नए जीव की क्या होती है? शुरुआत होती है। नर युग्मक में तो क्या होते हैं? नर युग्मक में जो कोशिका बनती है और उससे क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक में कोशिका के माध्यम से क्या बनता है? अंडाणु। क्या बनता है? अंडाणु। तो लैंगिक जनन में दो जीवों की भागीदारी होती है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से नए जीव की क्या होती है? शुरुआत। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और फिर उनकी जो संलयन क्रिया जो होती है उसके आधार पर उनमें क्या होते हैं? नए जीव की उत्पत्ति होती है, संलयन होती है। नए जीव की क्या होती है? शुरुआत होती है संलयन के माध्यम से, ठीक है। संग्रहित होकर क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? नया जीव उत्पन्न होगा। ये पौधों और जंतुओं में जनन की एक सामान्य प्रक्रिया है। ये लैंगिक जनन जो है कुछ पौधों में भी पाया जाता है, सभी पौधों में नहीं पाया जाता। कोई पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें लैंगिक जनन पाया जाता है।
तो ये सामान्य प्रक्रिया है। नया जीव आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के समान होता है। आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक का मतलब होता है कि जब अपना जो बच्चा जो पैदा होगा उसके अंदर, आनुवांशिक का मतलब होता है उसके अंदर अपने कुछ गुण होंगे, कुछ गुण तो माता के होंगे, कुछ गुण पिता के होंगे, लेकिन बाहर से सेम टू सेम बच्चा अपनी तरह ही नहीं दिखेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, मान लो इस धरती पे सब एक जैसे ही होते तो फिर अपन कैसे पहचानते, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, वो अपने को ध्यान नहीं रहता। तो वो दिखेगा तो मनुष्य की तरह ही, लेकिन उसमें से 99% गुण माता या पिता के होंगे। ठीक है, कोई पिताजी किसी के बोने हैं तो वो बच्चा भी बोना हो सकता है, आगे जाके वो बड़ा होके बोना हो। या फिर किसी के माता या पिता के बाल काले हैं तो हो सकता है कि 99% बच्चे के भी बाल काले ही होंगे। किसी की आंख भूरी है तो हो सकता है कि 99% बच्चे की आंखें भी भूरी हो। तो वो आनुवांशिक रूप से, यानी कि वो उसके गुण, अंदर से गुण माता या पिता के जैसे होंगे, लेकिन बाहर से वो शकल से भले ही वो अलग दिखे। तो नया जीव आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के समान होता है, परंतु समरूप नहीं। समरूप का मतलब समान नहीं, समान नहीं दिखेगा। यह प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। विभिन्नता, अभी मैंने बताया कि विभिन्नता, अलग अलग विभिन्नता, शकल सूरत अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंदर के गुण जो होंगे वो अलग अलग होंगे, एक जैसे होंगे। तो उत्पन्न करने में सहायक होता है और ये उच्च वर्गों में पाया जाता है। ये होता है लैंगिक जनन। बात करें अपन अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसमें लैंगिक जनन में तो क्या होता था कि नर और मादा दोनों मिलकर क्या करते हैं, जनन क्रिया, और इससे लैंगिक जनन होता है। और इसमें क्या होता है कि एक ही जीव होता है, उसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। जैसे शेर, शेर क्या है, नर है, और शेरनी क्या है, मादा। ये दोनों आपस में मिलकर जो जनन क्रिया करेंगे उसको कहेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन में एक ही जीव होगा। जैसे ये गन्ना है, मान लो ये गन्ना है, गन्ना को आगे वाला एक भाग और बीच में एक वो होता है जो जड़ टाइप जड़ होती है, उसको यहाँ से तोड़ेंगे और ऊपर से तोड़ेंगे तो गन्ने की आंख दिखेगी। उसको जमीन के अंदर अपन बो देंगे और फिर उसमें खाद दूसरा डालेंगे तो वो वापिस उसी प्रकार पहले वाले गन्ने की तरह ही उग जाएगा। तो उसमें क्या है, उसके गुण सेम टू सेम, उसमें जैसे सेम टू सेम फोटोकॉपी, यानी कि ऐसा का ऐसा ही पौधा वापिस खड़ा हो जाएगा। या फिर गुलाब की जो डाली होती है उसको तोड़ के फिर वापिस उसको बोएंगे तो वो वापिस सेम टू सेम उसके जैसी ही होगी। या फिर आलू को आप चाहो तो बीच में से काट लो, या फिर उसके बीज लाओ, जमीन में डाल दो, फिर उसमें पानी दे दो, जब वो उगेगा तो बिल्कुल आलू की तरह ही दिखेगा। तो उसमें सिर्फ कितने जीव की आवश्यकता होती है, एक ही जीव। इसमें कितने जीव होते हैं, दो। इसमें क्या होते हैं, जो माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो समरूप नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होता है 99% जो होते हैं वो समरूप होते हैं। हो सकता है किसी में थोड़ी बहुत त्रुटि पाई जाती है तो हो सकता है उसमें समान नहीं दिखे, लेकिन सेम टू सेम ही होता है। 100 में से 99 तो सेम ही होता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव में संतान की उत्पत्ति संभव होती है। क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही जीव की संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें तो दो हो गए, इसमें एक ही जीव की संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, देखा मैंने बताया कि इसमें नर और मादा में युग्मक पाया जाता है। संलयन से नए जीव की शुरुआत होती है। नर में तो युग्मक होता है शुक्राणु और मादा में होता है अंडाणु, लेकिन इसमें क्या होता है कि युग्मक का निर्माण नहीं होता। और नया जीव अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है, सेम टू सेम होता है। ठीक है, यह निम्न वर्गों में पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, और पौधों में अधिक पाया जाता है बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ। ये छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जाता, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बैक्टीरिया, इसकी विधियां भी अपन देखेंगे, अगला भाग में पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। पौधों में ये अधिक पाया जाता है। जैसे
कोशिका आगे टूट जाती है और फिर दो भागों में विभाजित होती है, और फिर बैक्टीरिया प्रोटोजुआ का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, जैसे शेर नर और मादा आपस में मिलेगी तो क्या उनके बच्चे भी उनके जैसे ही होंगे। ठीक है, बिल्ली के बच्चे बिल्ली के जैसे ही होंगे। जैसे बिल्ली और बिल्ला आपस में जो जनन क्रिया करेंगे तो उनके बच्चे कुत्ते की तरह नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके कुत्ता पैदा नहीं होगा, बिल्ली ही पैदा होगी। तो इसको कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, तो ये आज इतना ही, कल पढ़ेंगे इसका अगला भाग।